यस बेटा, तो हम आज फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। एसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन चैप्टर है 6 चैप्टर, वो इसका लास्ट टॉपिक है ये एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ऐसी करंट जो कंटिन्यूसली जिसकी वैल्यू चेंज हो और एक फिक्स टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो। जैसे आपने घर में पंखा चलता हुआ देखा होगा, ट्यूबलाइट्स देखी होंगी। हमारे को ये जो सप्लाई मिल रही है गवर्नमेंट से मिल रही है, और ये जो करंट हमारे को प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट से, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर आप अपने मोबाइल का बिल्कुल स्लोएस्ट मोड पर इस ट्यूबलाइट को देखें तो ये ट्यूबलाइट आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जल रही है, फिर बुझ रही है, फिर वापस जल रही है, बुझ रही है। आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा फास्ट हो रहा है। मैं अभी अपनी आंखों से देखना चाहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है। 1 सेकंड में 50 बार ट्यूबलाइट बंद हो रही है और 50 बार ग्लो कर रही है, क्योंकि हमारे को जो गवर्नमेंट सप्लाई हो रही है वो 50 हर्ट्ज़ की है। मतलब 1 सेकंड में 50 बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप सब लोगों को पता है लेंज एंड फैराडे, और अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप मेरी लेंज एंड फैराडे वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि लेंज एंड फैराडे से किस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज। तो देखिए, इस तरह की कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास में, और ये जो कॉइल है इस तरह की कॉइल है। मान लीजिए, कॉइल का मतलब सिंपल एक वायर, बस ये मैंने सर्कुलर लिया, वैसे रेक्टेंगुलर शेप की होती है वो कॉइल। और इस कॉइल के इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। आपने भारी भारी से मैग्नेट यहाँ पर प्लेस किए हैं, और इधर साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जो हमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं किस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए आपके पास में क्या रूल है, कहीं पर भी नॉर्थ रख के देख लो। मैंने मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ रखा, और ये नॉर्थ जिधर जाएगा वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो मैंने अगर यहाँ पर नॉर्थ रखा तो ये जो नॉर्थ मैंने पोल यहाँ पर सेटअप किया है मैग्नेट से, वो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, और इधर जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो बीच में जो मैंने नॉर्थ रखा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, और जिधर नॉर्थ जाता है उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वही होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस को बनाना मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं किस तरह से फील्ड लाइंस वर्क करती हैं। तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट हुई हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस कॉइल में जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंटर करेंगी, इस कॉइल का फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी अगर मैंने कॉइल की ऐसी पोजीशन कर रखी है, इस तरह से कॉइल रखी है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से एंटर कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स ज़्यादा है। अगर मैं इस कॉइल को हैंडल की हेल्प से, हैंडल है मैंने मैनुअली इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, हैंडल से घुमा रहा हूँ, या आप इसे टरबाइन लगा के, टरबाइन का मतलब बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, फ़ैन को आप लगा सकते हैं और फ़ैन को पानी से चला सकते हैं। वो टरबाइन चलेंगे, फ़ैन चलेंगे। फ़ैन को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, वो टरबाइन घूमेंगे तो कॉइल घूमेगी। पानी से अगर मैं इस कॉइल को घुमा रहा हूँ तो उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। और अगर न्यूक्लियर प्लांट, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल काम करते हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम पानी गर्म करने के लिए करते हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, और ऑर्डिनरी पानी इसको नहीं झेल सकता, तो हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं क्योंकि उसकी हीट जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं और फिर उससे वापस ऑर्डिनरी वाटर गर्म करते हैं। वो ऑर्डिनरी वाटर स्टीम बनाता है, और वो स्टीम जो होती है वो बहुत हाई प्रेशर से टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन की हेल्प से कॉइल घूमती है। तो अल्टीमेटली कॉइल घूम रही है। अगर न्यूक्लियर पावर से, मतलब जैसे मैंने सिस्टम बताया, न्यूक्लियर फ्यूल में हम यूज़ कर रहे हैं, और न्यूक्लियर फ्यूल से अगर कॉइल घूम रही है, इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस है कॉइल को घुमाना। मैनुअली घुमाओ, हाइड्रो पावर प्लांट पानी से घुमाओ, न्यूक्लियर
पॉइंट से घुमाओ। विंड मिल्स में भी यूज़ होता है, विंड मिल से भी आप घुमा सकते हैं, हवा से घूमनी है तो अल्टीमेटली टरबाइन घूमेगा और टरबाइन से कॉइल घूमेगी। अब देखिए कॉइल अगर पहले ऐसे है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका ज़्यादा हो गया। जब घुमा के कॉइल ऐसे आ गई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए इसके पैरेलल निकल गई और इस कॉइल में एंटर नहीं हुई तो इसका फ्लक्स ज़ीरो हो गया। अभी मैक्सिमम फ्लक्स था, अभी ज़ीरो फ्लक्स हो गया। वापस घुमाया, मैक्सिमम हो गया, फिर वापस ज़ीरो हो गया। तो बार बार कभी ज़्यादा हो रहा है फ्लक्स, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़ीरो हो रहा है, तो बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फैराडे और लेंज ने हमें यही बताया था कि अगर किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो वो कॉइल बैटरी की तरह काम करती है। उसके दोनों एंड्स, कोई भी दो एंड ले लीजिए, ये और ये ले लिए मैंने, इन दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। उसे ही हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। और अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो होता है, उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब उल्टा पढ़ रहे हैं, इंडक्शन मतलब विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर हम कोई बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं और इस प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो लेंज एंड फैराडे ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, E = -dφ/dt। E की वैल्यू, E का मतलब EMF। अभी आपने रेक्टेंगुलर कॉइल ली है और इसके दोनों एंड्स, एक एंड ये मान लेता हूँ, एक एंड ये मान लेता हूँ, इसके बीच में जो वोल्टेज आएगा वो E होगा और E की वैल्यू होती है -dφ/dt, जिसमें फाई को हम कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का, B.A फार्मूला है। और यहाँ पर आपने इसे प्लेस कर दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अगर इसे मैं खोलूँगा तो BA cos थीटा आएगा, क्योंकि A.B भी cos थीटा होता है तो B.A BA cos थीटा हो गया। अब ये जो थीटा है, देखिए थीटा किस किस के बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में एक ही थीटा है सिर्फ, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा। और देखिए मैग्नेट मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर। आपको किसी भी कॉइल का अगर एरिया वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस कॉइल पर अपना मार्कर रख दूँगा। ये जो मार्कर मैंने ऐसे रखा, ये आपको एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर मैं कॉइल को ऐसे कर दूँगा तो देखिए एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर होती है। कॉइल को जैसे रखोगे इसका एरिया वेक्टर बार बार चेंज होता जाएगा। जो डायरेक्शन होती है जो कॉइल की, वो हमेशा मतलब एरिया वेक्टर की, वो हमेशा कॉइल के प्लेन के, कॉइल जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो आप मार्कर रख कर देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इधर की तरफ ही है, लेकिन बार बार क्योंकि कॉइल को घुमा रहे हो तो कॉइल का एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। अब देखिए फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज कर दो। इन तीनों से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो जिस भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा उसके दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उसकी वैल्यू ये रही हमारे पास में। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्लेस कर दिया। अब देखिए कॉइल को जब आप घुमा रहे हैं तो मान लेते हैं एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे हैं, ना फास्ट ना धीरे, एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं। मतलब किसी टाइम टी में इसका एंगल थीटा चेंज हो रहा है तो अगले टाइम टी में भी थीटा ही चेंज हो रहा है, अगले टाइम टी में भी थीटा ही चेंज हो रहा है। तो थीटा बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया, थीटा बाई टी। हर टी टाइम में ये थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। एंगल अपॉन टाइम, एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इस कॉइल को घुमा रहे हैं तो इसका ये ओमेगा फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ से थीटा को हम ओमेगा इंटू टी प्लेस कर सकते हैं, तो थीटा को हटा के ओमेगा टी आपने प्लेस कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है जब आप मैग्नेट चेंज कर दें, लेकिन मैग्नेट तो हमने फिक्स कर रखे हैं तो मैग्नेट तो चेंज नहीं हो रहे हैं। एरिया चेंज होता है, कॉइल का एरिया बड़ा या छोटा कर दें तो कॉइल भी हमारी फिक्स है, इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, अंदर रह गया ये कॉस ओमेगा टी। अब देखिए डी का मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, कॉस ओमेगा टी का।
हमें पता है कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन या कॉस बिना एंगल के नहीं आते, तो जो भी आगे लिखा हुआ है ये एंगल है, तो मैंने एंगल एज इट इज लिख दिया। अभी ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? कॉस का। तो मैं एक बार के लिए कॉस यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। क्या बच गया? ओमेगा टी का। तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बच गया हमारा डी बाई डी टी ओमेगा टी। देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको क्या किया। ये हमारे पास टर्म थी, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास कॉस की टर्म थी, तो हमने डिफरेंशिएशन किया कॉस का। कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन साइन या कॉस बिना एंगल के नहीं आते, तो जो भी एंगल है वो एज इट इज लगा दिया। तो ये कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसे मैंने यहाँ से हटा दिया, बच गया डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, मैंने इसे ऐसे लिख दिया वापस। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का, तो ओमेगा अगेन कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो ओमेगा अगेन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, इसे बाहर ले लिया, अंदर रह गया डी टी बाई डी टी, क्योंकि ओमेगा अगर बाहर आ गया, ये बाहर आ गया ओमेगा, यहाँ से बाहर आ गया, ये मैंने यहाँ ले लिया, डी टी बाई डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये उन लोगों के लिए है जिनको डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने एक बार एलोबरेट करके समझा दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तब आई है हमारी ईएमएफ की वैल्यू जब आपके पास कॉइल में एक ही टर्न है। अब आपने देखा होगा पंखे या कूलर्स के अंदर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग का मतलब जो कॉइल बनाई जाती है वो एक के ऊपर बहुत सारे टर्न्स लपेटे जाते हैं ताकि उस कॉइल को स्ट्रेंथ मिल सके, उसमें ज़्यादा इंडक्शन डेवलप हो सके, क्योंकि ये जो मेथड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तब पावरफुल होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है। एक कॉइल का अगर एरिया ए है तो 2 कॉइल का 2a, 3 कॉइल का 3a, 4 कॉइल का 4a। तो जैसे जैसे टर्न्स बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आराम से वर्क करेगा। तो अगर आपने n टर्न्स लिए हैं किसी कॉइल के अंदर, जो हमारे प्लांट्स लगे हैं, गवर्नमेंट ने जो प्लांट्स लगा रखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n ले लेते हैं हम कॉइल के अंदर, तो एक की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो हुआ बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो n टर्न्स के लिए हो गया एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में क्या आ गई? ये हमारे पास में वो जो कॉइल है जिसे हम घुमा रहे हैं उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आई है। अब देखिए, हमें मालूम है ये हमारे पास में साइन के आगे ये क्या है? एंगल है, क्योंकि साइन या कॉस में सिर्फ एंगल ही आ सकता है। तो ये एंगल है, इसे फेज भी बोला जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसे एंगल या फेज कुछ भी बोलते हैं, कोई लोग फेज एंगल भी बोलते हैं। खैर, ये एज ए एंगल है, और हमें पता है साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं ये एंगल 90 डिग्री रख दूंगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा एन बी ओमेगा, मतलब किसी भी कॉइल में इससे ज़्यादा मैक्सिमम ईएमएफ नहीं हो सकता। इसे मैक्सिमम या पीक ईएमएफ कहते हैं, पीक मतलब मैक्सिमम। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से, तो ई एन बी ए ओमेगा की जगह हम ई नोट यूज़ कर सकते हैं। तो ई इजिकल टू आ गया ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो कैसी भी कॉइल हो उससे जो हमें ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू मिलती है वो हमारे को इस इक्वेशन से मिलती है, जो हमें ये बताती है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम तो चेंज होगा ही होगा, जब आप कॉइल को घुमा रहे हो तो कुछ टाइम लग रहा है, तो अलग अलग टाइम पर इस ईएमएफ की वैल्यू अलग अलग होती है। कभी मैक्सिमम हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए इस ईएमएफ को हम एसी ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब जो कंटिन्यूसली जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है, एसी जनरेटर से जो ईएमएफ की इक्वेशन मिलेगी, जो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा ई नोट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। वो दूसरा चालू कर, वो